ये क्वेश्चन जून 2015 में यूजीसी नेट एग्जाम पूछा था। बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने में करीब करीब आपको 10 मिनट टाइम लगेगा। मैं मात्र 2 सेकंड में आपको सिखा दूंगा। 2 सेकंड पहले इसका आंसर देख लो कितना लंबा चौड़ा जाता है और क्या क्या फार्मूला है। देख रहे हैं अभी जा रहा है इतना लंबा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ लाकर आंसर निकाला है। ठीक है, तो अब 2 सेकंड में मैं इसको कैलकुलेट करके फार्मूला बता रहा हूँ। तो टोटल कैपिटल में मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, निकल गया आंसर 60 लाख इंटू 18%, कितना हो गया 10,80,000। नमस्कार दोस्तों, दिस इज कुंदन। दोस्तों, जिस तरह से इनकम टैक्स रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसी तरह यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो एक सीरीज में लेकर आ रहा हूं। बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये लंबा सीरीज चलेगा, इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते रहना। तो आज से स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं एमसीक्यूज को पोस्ट करता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप सर्च कर सकते हो यूजीसी जेआरएफ कॉमर्स टेलीग्राम चैनल, आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। क्वेश्चन फर्स्ट, कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑप्शन ए इनडायरेक्ट वेजेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ऑप्शन बी डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ऑप्शन सी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेज, ऑप्शन डी प्राइम कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो कन्वर्जन कॉस्ट में किस किस को शामिल करते हैं तो मैं बता दूं, कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट लेबर, मटेरियल नहीं, डायरेक्ट मटेरियल को साइड कीजिए, डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस को ही ओवरहेड कहा जाता है, इसी को ओवरहेड कहते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया कि कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसमें कंसीडर करते हैं डायरेक्ट लेबर को और इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट वेजेज। देखिए डायरेक्ट लेबर को ही डायरेक्ट वेजेज कहते हैं, ध्यान में रहे। तो डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में ये सभी चलाया, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं ग्राफ बता रखा हूं। अगर प्राइम कॉस्ट की बात करता तो प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल लेबर को ही वेजेज कहते हैं एंड एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच वन इज नॉट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पूछ क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ही वैल्यू मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोशल बेनिफिट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये मैं बता रखा हूँ
कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसे कहते हैं और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसे कहते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अर्न करता है, इसी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्राइमरी गोल क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्राइमरी गोल है। इसमें फैक्टर को इग्नोर किया जाता है और लिमिटेड फीचर होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सभी फीचर इसमें इन्वॉल्व होता है और फैक्टर को कंसिडर करते हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का प्राइमरी गोल हो गया लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच वन रिफर टू कैश इनफ्लो अंडर पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड में कैश इनफ्लो में कंसीडर क्या क्या करते हैं। ऑप्शन ए कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, ऑप्शन बी कैश फ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, ऑप्शन सी कैश फ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्सेस, एंड ऑप्शन डी कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। जो पेबैक पीरियड मेथड में फॉर्मूला होता है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मूला से रिलेटेड, तो पेबैक पीरियड मेथड में जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में कैश इनफ्लो में जो कंसीडर किया जाता है, उस कैश इनफ्लो में ये जो कैश इनफ्लो होता है बिफोर डिप्रिसिएशन के पहले, बिफोर डिप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स के बाद बट डिप्रिसिएशन के पहले वाले कैश इनफ्लो को पेबैक पीरियड में रेफर करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। ध्यान रखना है। चलिए इसको डिटेल में मैं समझा देता हूँ। ये देखिए पेबैक पीरियड मेथड का फॉर्मूला है, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट फ्लो। एक प्रॉफिट हुआ ₹100, इसमें फर्स्ट डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं। जब डिप्रिसिएशन लेस कर दिया जाता है, जो प्रॉफिट आता है उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। इस प्रॉफिट में टैक्स को लेस करने पर जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहेंगे। इसमें अगेन ए डिप्रिसिएशन अमाउंट को ऐड कर देते हैं और जो प्रॉफिट निकल कर आता है यही पे बैक पीरियड मेथड का कैश इनफ्लो कहलाता है। तो ₹60 यहाँ पर हो जाएगा, बेस में कितना हो जाएगा ₹60। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन। प्रेजेंट वैल्यू किसके बेस पर है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस है, जबकि अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करता तो फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग पर बेस है। ध्यान रहे, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग पर और फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग पर आधारित है। ये मैं आंसर दे रखा हूँ, इसको आप देख सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग पर बेस है एंड फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सभी सोर्स ऑफ फंड को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्पेसिफिक कॉस्ट, ऑप्शन बी कंपोजिट कॉस्ट, ऑप्शन सी इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड ऑप्शन डी सिंपल एवरेज कॉस्ट। देखिए जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इस सभी ऐड कर देते हैं तो इसको कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट। इसी को क्या कहा जाता है, कंपोजिट कॉस्ट। इसका एक और भी नाम है WACC, मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपोजिट कॉस्ट का एक और नाम है WACC, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आंसर मैं दे रखा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर।
एक कुछ एग्जाम्पल दे रखा था, इसको भी आप देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होता है। यहाँ रिटेन अर्निंग का कॉस्ट हो गया, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डेट का, इन सभी को जब ऐड कर दिया जाता है तो टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। इसी को कंपोजिट कॉस्ट कहते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, इस अप्रोच के बारे में डिटेल डिस्कशन एक वीडियो में कर दिया हूँ, उस वीडियो को आप जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो MM अप्रोच आर्बिट्रेज को बताता है। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर कितना डेट पोर्शन है, यानी फॉर्म में डेट पोर्शन के बारे में आर्बिट्रेज बताता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, देखिए एक कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट का अप्रोच पढ़ाया जाता है, NOI अप्रोच, NI अप्रोच, ETC। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का पॉइंट 3 हो गया। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की जब बात आ गया, एक कॉमर्शियल पेपर है। एंड फैक्टरिंग, फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो डेटर है, वह कंपनी अपनी डेटर को फैक्टरर के पास सेल कर देता है। देखिए एक कंपनी है, कंपनी के अंदर ए डेटर है, ये फैक्टरर है। कंपनी झंझट ना चाहते हुए इस डेटर को सेल कर देता है फैक्टरर के पास। मान लिया जाए 1 करोड़ का डेटर था, फैक्टरर के पास सेल कर दिया। क्या फैक्टरर 1 करोड़ देगा? जी नहीं। फैक्टरर कुछ कमीशन काट कर, मान लिया जाए 98 लाख रुपया पेमेंट कर लिया, 2 लाख रुपया फैक्टरर का कमीशन हो गया। अब फैक्टरर जाएगा डेटर से कलेक्ट करने। इस कॉन्सेप्ट को फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 का 4 सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी का 3 ठीक है, ठीक है। चलिए ये सभी मैं बता दिया हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में। NI अप्रोच, NOI अप्रोच, MM थ्योरी अप्रोच, ये सभी पढ़ाया जाता है। और मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल में एक फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए एक फैक्टरर है, एक फॉर्म है, एक कस्टमर है। फॉर्म क्या करता है? अपने कस्टमर, अपने डेटर को सेल कर देता है फैक्टरर के पास, और फैक्टरर इस डेटर के बदले कैश पेमेंट कर देता है, लेकिन कुछ परसेंटेज काट लेता है। इस कॉन्सेप्ट को ही फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। बाद में ये फैक्टर इस कस्टमर से, डेटर से कैश कलेक्ट करते रहेगा, वो उसका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। फॉर्म को अब इस डेटर से कोई लेना देना नहीं है, फैक्टर जाने और डेटर जाने आपस में क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड मेथड इज एडवाइज फॉर इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के इवेल्युएशन के लिए पे बैक पीरियड मेथड की सलाह दी जाती है। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें बोला जाता है कि पे बैक पीरियड मेथड को ही फॉलो कीजिए। तो देखिए जब कंपनी के अंदर बढ़िया पोजीशन रहेगा, कैश भी है, कंपनी अच्छे से चल रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आता है? जब कंपनी में लिवरेज ज़्यादा हो गया। ज़्यादा लिवरेज का मतलब होता है डेट अमाउंट ज़्यादा हो जाना, यानी ओवर लिवरेज का मतलब क्या हुआ? डेट अमाउंट ज़्यादा हो जाना। इस सिचुएशन में डिफ़िकल्टी आ जाती है इंटरेस्ट पेमेंट करना, प्लस कॉस्ट ज़्यादा हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करना, इससे कैश की कमी हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल फॉर्म का डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगा। लिवरेज, लिवरेज से अर्थ होता है डेट एलिमेंट। जब डेट कंपनी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, इसको ओवर लिवरेज कहते हैं। जब डेट एलिमेंट ज़्यादा हो गया, ओवर लिवरेज कहलाया। ओवर लिवरेज के सिचुएशन में क्या होगा? इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा। जब इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा, इस सिचुएशन में कॉस्ट बढ़ गया। जब कॉस्ट बढ़ गया तो कैश का आउटफ्लो ज़्यादा होगा। इस सिचुएशन में कंपनी का ओवरऑल डिफ़िकल्टी बढ़ गया। तो इस डिफ़िकल्टी को हैंडल करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप फॉलो कीजिए पे बैक पीरियड मेथड को। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा पे बैक पीरियड मेथड ओवर लिवरेज के सिचुएशन में फॉलो करना चाहिए।
कैश रिच बिजनेस, यानी कैश का कोई कमी नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, मार्केट का कंडीशन बहुत अनसर्टेन है, यानी प्राइस जो है अप डाउन हो रहा है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इस सिचुएशन में पे बैक पीरियड मेथड को फॉलो करनी चाहिए। स्टेबल मार्केट, मार्केट कंडीशन स्टेबल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पे बैक पीरियड मेथड का सलाह कब दी जाएगी? ओवर लिवरेज के सिचुएशन में और अनसर्टेन मार्केट कंडीशन के सिचुएशन में। ए और सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। ये मैं डिटेल बता रखा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। देखिए, जितना भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और मैं लिख भी दे रहा हूँ कब कब पूछा गया है। तो मैच करते हैं। लिस्ट 1, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इक्विटी प्लस स्टॉक प्लस डेट की मिक्सचर। डेट की मिक्सचर, इक्विटी स्टॉक और डेट की मिक्सचर से कंपनी की स्टॉक प्राइस को ऑप्टिमाइज करना। कंपनी की स्टॉक प्राइस को ऑप्टिमाइज किया जाता है, स्ट्राइव किया जाता है, यही टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। क्या मैंने बोला? इक्विटी प्लस स्टॉक प्लस डेट की मिक्सचर से कंपनी की स्टॉक प्राइस को ऑप्टिमाइज करना, स्ट्राइव करना ही टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसका ए का 3 हो जाएगा। इट इज द डेट रेशियो दैट फर्म स्ट्राइव टू अचीव। बी, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी के मिक्सचर को बताता है। किसको? डेट और इक्विटी के मिक्सचर को बताता है। यह बताता है कि कितना परसेंटेज किस रेशियो में डेट और इक्विटी रखे ताकि फर्म में कॉस्ट कम से कम लगे और फर्म का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है? यह डेट और इक्विटी के मिक्सचर को बताता है। डेट और इक्विटी में कितनी रेशियो रखें ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो और फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज हो। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। इट इज द डेट इक्विटी रेशियो दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। सी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब होता है कि एक्सपेंस ज़्यादा हो जाना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से। मतलब बिजनेस में उतनी हानि हो जाती है जितनी कि नया बिजनेस करने में कॉस्ट नहीं लगेगा। यानी कि बिजनेस जो एग्जिस्टिंग चला आ रहा है उसमें एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इतना एक्सपेंस हो गया जितना कि अगर अभी न्यू बिजनेस किया जाए उतना कॉस्ट नहीं लगेगा। इस सिचुएशन को कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा हो गया, लायबिलिटी ज़्यादा हो गया, इन सभी सिचुएशन को ही कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। इन सिंपल बोले तो डेट ज़्यादा हो जाना एसेट से, डेट ज़्यादा हो जाना एसेट से, डेट मोर देन एसेट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो आपका सी का 2 हो जाएगा। सी का 2। इट रिफर टू परसीव कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज रेशियो ऑफ डेट इन द फॉर्म। फॉर्म के अंदर डेट का रेशियो ज़्यादा हो गया। एंड लास्ट डी, एम प्रीपोजिशन सेकेंड, इसका फर्स्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू द प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3rd। देखिए, ए का 3rd किस में है? सिर्फ और सिर्फ 2 में है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। बी का 4, बी का 4, यस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इनमें से लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से है? कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फैक्टरिंग अभी मैंने डिस्कस किया, डेटर से रिलेटेड है, तो ये भी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। लाइन ऑफ क्रेडिट, ये भी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है।
ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ECB। बाकी ये तीनों शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इल कन्फ्लिक्ट आउटकम ड्यू टू। NPV और IRR दोनों में किस सिचुएशन में उसका आउटकम में कन्फ्लिक्ट होता है, अंतर आता है। तो मैं बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के अगर साइज में चेंज किया जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट के लाइफ में चेंज किया जाता है, या फिर कैश फ्लो के पैटर्न में चेंज किया जाता है, तो इन सभी सिचुएशन में NPV और IRR के आउटकम में कन्फ्लिक्ट होगा, अंतर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन B, C और D हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के साइज, लाइफ और कैश फ्लो के पैटर्न में चेंज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए कुछ और बातें मैं बता दूं NPV और IRR में क्या क्या है। देखिए NPV और IRR में सिमिलरिटी को देख लेते हैं। सिमिलरिटी क्या है, एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो दोनों फॉलो करता है, दोनों के दोनों एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो को फॉलो करता है। चलिए ये सिमिलरिटी हो गया। अब अंतर देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, NPV का फार्मूला नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो का नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस कर दिया जाएगा। जो बैलेंस आएगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तो उस इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0 है, उस सिचुएशन में उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला LR मीन्स लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट मल्टीप्लाई हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कब होगा, प्रोजेक्ट का। अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो, इस सिचुएशन में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा तो इस सिचुएशन में प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन जून 2015 में UGC नेट एग्जाम पूछा था। बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने में करीब करीब आपको 10 मिनट टाइम लगेगा। मैं मात्र 2 सेकंड में आपको सिखा दूंगा। 2 सेकंड पहले इसका आंसर देख लो कितना लंबा चौड़ा जाता है और क्या क्या फार्मूला है। देख रहे हैं अभी जा रहा है इतना लंबा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ लाकर आंसर निकाला है। ठीक है, तो अब 2 सेकंड में मैं इसको कैलकुलेट करके फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। गणेश लिमिटेड टोटल कैपिटल 60 लाख रुपया है। ठीक है, इसमें 2 अल्टरनेटिव बता रखा है। अल्टरनेटिव 1 में बोला है कि 100% इक्विटी रहेगा भाई। अल्टरनेटिव 2 में बोला है कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 रहेगा। ठीक है, और आगे डेट पर इंटरेस्ट रेट बता रखा है 18% एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट 14%। कैलकुलेट करना है इंडिफरेंस पॉइंट। तो मैं जो बता रहा हूँ 2 सेकंड में किस तरीके से निकालना है, हर एक क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना, एकदम निकल जाएगा, सटीक आंसर है। तो अल्टरनेट 1 वाले इन्फॉर्मेशन काटो, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, टोटल कैपिटल और इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बाकी सभी इररिलेवेंट पॉइंट हैं मैं जो बता रहा हूँ उस फॉर्मूला के अनुसार। तो टोटल कैपिटल में मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, निकल गया आंसर 60 लाख इंटू 18% कितना हो गया 10,80,000। तो इसका फॉर्मूला ये देखिए, ए वाला, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना। और ये फॉर्मूला सिर्फ डेट के केस में एप्लीकेबल होता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखिए।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसमें कैपिटल टोटल दे रखा है 9 करोड़ और इंटरेस्ट रेट 12%, टैक्स 30%, कैलकुलेट करना है इंडिफरेंस पॉइंट। और अब बताइए, ये डेट इक्विटी रेशियो 2:1 दे रखा है, तो इसका निकाल कर बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। सी दिस क्वेश्चन यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस लिवरेज टॉपिक से पूछा गया था जून 2016 में। शेयर 74 लाख दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 40 लाख रुपया दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 8 लाख रुपया दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है। तो इसका देख लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होगा। शेयर लेस वेरिएबल कॉस्ट जब करेंगे कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट लेस किया जाएगा तो EBIT कैलकुलेट हो जाएगा। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, देखिए 74 लाख सेल दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट 40 लाख, 74 माइनस 40 कीजिए 34 आ गया, और फिक्स कॉस्ट 8 लाख दे रखा है, तो EBIT निकल गया 26 लाख। ठीक है, और ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन ए रहा 34 लाख, EBIT 26 लाख, 34 अपॉन 26 डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, यस 1.31 टाइम्स, ये आंसर आ गया 1.31 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो और भी क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। लिवरेज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ फर्म विल हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हैज, फर्म में हाई ऑपरेटिंग लिवरेज का कारण क्या है। ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए लो फिक्स कॉस्ट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑप्शन बी हाई वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, सी हाई फिक्स कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड डी लो वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। सेल में जब लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन चला आता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो ये निकल कर आ जाता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इतना तक समझ में आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज की बात कर रहा है। जब ऑपरेटिंग लिवरेज की बात कर रहा है तो मेन फैक्टर कौन सा है, मेन फैक्टर इसमें फिक्स कॉस्ट है। कौन है, फिक्स कॉस्ट। अब देखिए, अगर फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा EBIT लेस हो जाएगा। जब यहाँ पर कम गया EBIT, कम गया, लेस हो गया, इसका मतलब कि ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ जाएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता है तो EBIT इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स EBIT जब इंक्रीज करेगा देन ऑपरेटिंग लिवरेज कम आएगा, लेस आएगा। इट मीन्स कि फिक्स कॉस्ट जब डिक्रीज करेगा ऑपरेटिंग लिवरेज भी डिक्रीज करेगा। इन सिंपल बताऊँ तो फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग लिवरेज में पॉजिटिव रिलेशन को बताता है। क्या, पॉजिटिव रिलेशन को बताता है, पॉजिटिव रिलेशन। होप सो आपको समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन देखिए फिर से, क्या बोला कि हाई ऑपरेटिंग लिवरेज का कारण क्या है, कारण है हाई फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर लो ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करता तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाता,
लो फिक्स्ड कॉस्ट वाला ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नवंबर 2017 में पूछा गया है। ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशिंग लिवरेज दोनों दे रखा है और सेल इंक्रीज हुआ है 6%। आपको बताना है अर्निंग बिफोर टैक्स कितने % रेज करेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। सेल में कितना % इंक्रीज कर रहा है? 6%। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना % सेल इंक्रीज करेगा उतना ही % कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज कर जाएगा। कंट्रीब्यूशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो 6% से कंट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कंट्रीब्यूशन में जब लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट निकल आता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है। एक और भी फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। जब परसेंटेज की बात आ रहा है तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 3 और परसेंटेज चेंज इन सेल दे रखा है 6% एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT बताइए कितना होगा। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल टू 6 × 3 18%। 18% से EBIT चेंज कर जाएगा। कितना % से चेंज कर गया? 18% से। सेल 6% चेंज कर रहा है, EBIT 18% चेंज कर रहा है, यानी कि सेल से कितने गुना ज़्यादा? 3 टाइम्स। आगे देखते हैं। जब EBIT में इंटरेस्ट लेस कर देते हैं निकल आ जाता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। एंड आपको एक और भी फार्मूला याद होना चाहिए फाइनेंशिंग लिवरेज का। फाइनेंशिंग लिवरेज का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। फाइनेंशिंग लिवरेज दे रखा है 2, परसेंटेज चेंज इन EBIT अभी निकला 18% एंड परसेंटेज चेंज इन EBT। तो परसेंटेज चेंज इन EBT कितना हो गया? 18 × 2 36%। समझ में आया? 36% किस तरीके से आंसर इसका करेक्ट होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन दिसंबर 2015 में UGC नेट एग्जाम पूछा था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अ कंपनी हैज इशू 10% परपेचुअल डेट ऑफ ₹1 लाख 5% प्रीमियम। इफ टैक्स रेट इज 30% देन द कॉस्ट ऑफ डेट विल बी। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 6.66% एंड ऑप्शन डी 8.21%। कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगा देखते हैं एक्सप्लेनेशन करके। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला होता है। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है KD, 2 तरह के कॉस्ट होते हैं। एक को कहते हैं रिडमेबल डेट, दूसरा इरिडमेबल। जिसमें टाइम पीरियड दिया रहेगा वो रिडमेबल डिवेंचर, रिडमेबल डेट कहलाएगा। जिसमें टाइम पीरियड नहीं देगा वो इरिडमेबल डेट कहलाएगा। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, इट मीन्स ये इरिडमेबल डिवेंचर है, इरिडमेबल डेट है। तो इरिडमेबल डेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स
अपॉन नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड सभी चीज़ में बताऊंगा, सभी चीज़ इंटू 100। इसको मैं शॉर्ट में अगर इस फॉर्मूला को बताऊं तो कुछ नहीं करना है, सीधा इंटरेस्ट में टैक्स लेस कर देना है और डिवाइड कर देना है नेट प्रोसीड। 1 माइनस टैक्स कौन इतना गुना करेगा, सीधा इंटरेस्ट में टैक्स लेस कर दो। अब देखिए यहाँ पर डिवेंचर का वैल्यू दे रखा है 1,00,000 रुपया और सेबी का गाइडलाइन कहता है कि अगर डिवेंचर का पर डिवेंचर कितना वैल्यू है ये नहीं दे रखेगा तो आपको मान लेना है ₹100। कितना मानना है, ₹100। तो डिवेंचर पर डिवेंचर ₹100 हो गया। इसका इंटरेस्ट निकाल लो 10%, कितना हो जाएगा ₹10 इंटरेस्ट। इसमें टैक्स 30% लेस कर दो, कितना हो गया ₹7। तो A7 यहाँ पर आ जाएगा। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड का मतलब होता है कितना रुपया आया, तो कितना आया 1,00,000 प्लस प्रीमियम पर इश्यू किया गया था 5% प्रीमियम, 1,00,000 का 5%, 1,05,000, 1,05,000 आया होगा। मतलब कि एक शेयर 100 रुपया प्लस 5% 105 रुपया। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, नेट प्रोसीड 105 हो गया। 7 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100 कैलकुलेट कीजिए 6.666, इसी तरह आएगा परसेंटेज। यही आंसर आ गया। आप अमाउंट से भी निकाल सकते हो। यहाँ 1,00,000 का 10% अगर इंटरेस्ट निकालोगे कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 में 30% टैक्स लेस कर दोगे, कितना आ जाएगा 7,000। तो 7,000 डिवाइडेड बाई 1,05,000। जिधर से भी करना है उधर से कीजिए, निकालिए 6.666% आ जाएगा। यही आंसर दोनों मेथड से। तो आसानी क्या होगा, ₹100 मान लेना है, ₹100 पर शेयर मान लेना है, इजी कैलकुलेट हो जाएगा। टॉपिक लिवरेज। लिवरेज से प्रैक्टिकल क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए करेंट लेवल ऑफ सेल 6,000 यूनिट दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल 4,000 यूनिट दे रखा है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। यहाँ पर करेंट लेवल सेल 6,000 यूनिट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल 4,000 यूनिट। बस दो ही डेटा दे रखा है, बोल रखा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आप बताइए क्या कैलकुलेट होगा इतना से। तो मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए 3 फॉर्मूला होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट और सेकेंड में अगर रुपया दे रखा है तब निकल जाएगा। थर्ड फॉर्मूला में रुपया नहीं देगा, मीन्स सेल प्राइस या फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सभी नहीं देगा, सिर्फ यूनिट देगा। तो उस केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है और यहाँ जो लगेगा थर्ड वाला केस। चलिए फर्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। अगर कंट्रीब्यूशन में ईवीआईटी से डिवाइड कर देंगे निकल आएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। सेकेंड फॉर्मूला कहता है कि चेंज इन ईवीआईटी अपॉन चेंज इन सेल, चेंज इन ईवीआईटी अपॉन चेंज इन सेल, इस सेकेंड फॉर्मूला। और दोनों में कब कैलकुलेट होगा, जब प्राइस यानी कि सेल प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट प्राइस ये सभी दे रखेगा उस सिचुएशन में। लेकिन जब सिर्फ यूनिट देगा तो इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाना है, सेल यूनिट डिवाइडेड बाय सेल यूनिट माइनस लेस ब्रेक इवन पॉइंट
सेल यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सेल यूनिट देखिए कितना है, 6000 डिवाइडेड बाय सेल यूनिट 6000 माइनस 4000 ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट 4000, कितना हो गया, कितना हो गया, 6000 डिवाइडेड बाय 2000, इसको काटिए और कितना निकल आया, 3 टाइम्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। यही आपका आंसर आ गया। समझ में आया एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। एक क्वेश्चन जनवरी 2019 में पूछा गया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लिवरेज टॉपिक से ही पूछा गया है, यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। सेल ऑफ फर्म आर ₹40 लाख, 40 लाख फर्म का सेल दे रखा है, सेल ₹40 लाख। वेरिएबल कॉस्ट ₹10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ₹10 लाख। ठीक है, जब सेल लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन ₹30 लाख। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिश कॉस्ट ₹15 लाख, फिश कॉस्ट जब कंट्रीब्यूशन में लेस कर देंगे ₹15 लाख, तो ये 15 लाख आपका आ गया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ₹5 लाख, EBIT में इंटरेस्ट जब आप लेस कर दोगे ₹5 लाख, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 10 लाख। इसको कहते हैं EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, बस लिवरेज में इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है। देखिए कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करने का 2 फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला कहता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंसिंग लिवरेज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज, और सेकेंड फार्मूला कहता है कि जनाब क्या करो कि ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फार्मूला है और फाइनेंसिंग लिवरेज का, इसको कंबाइन करके एक फार्मूला तैयार कर दो जिसको कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है, 30 लाख, EBT 10 लाख, तो 30L डिवाइडेड बाय 10L 10 लाख, इसको काटिए, निकल आया कितना, 3 टाइम्स, यही आंसर। चलिए इस फॉर्मूला पर भी आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज अगर ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना रहता उस सिचुएशन में क्या होता। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन 30 लाख, EBIT 15 लाख, 15, तो ऑपरेटिंग लिवरेज 1.5 टाइम्स। फाइनेंसिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। देखिए जी EBIT कितना, 15 लाख दे रखा है यहाँ, और EBT 10 लाख। ठीक है, सॉरी, ये ऑपरेटिंग लिवरेज 30 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो 2 आएगा ना, बताना चाहिए 2 आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो 1.5 टाइम्स। ठीक है, इतना समझ में आया। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना निकला, 2 टाइम, फाइनेंसिंग लिवरेज 1.5 टाइम एंड कंबाइंड लिवरेज 3 टाइम। और जो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंसिंग लिवरेज जब कर दोगे कंबाइंड लिवरेज निकल आएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना निकला, 2, फाइनेंसिंग लिवरेज 1.5, तो 2 इंटू 1.5 कीजिए और आंसर लीजिए 3 टाइम्स। यस, निकल आया। देखिए लिवरेज से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप देखना 2017 के आसपास ही शायद।
उसमें एक फार्मूला दे रखा था कि कंबाइंड लिवरेज का क्या फार्मूला होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंसिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंसिंग लिवरेज, और दो और भी ऑप्शन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन से होगा? जी हाँ, बी वाला, मल्टीप्लाई करना है न कि जोड़ देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिए। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। डिविडेंड पॉलिसी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट फॉर बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को डिटेल में एनालाइज करेंगे। इस टॉपिक में देखने वाले क्या है, जो थ्योरी है थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे, प्लस एजम्पशन देखेंगे, वाल्टन मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम हाइपोथेसिस, इन तीनों का एजम्पशन देखेंगे, प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिविडेंड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, डिविडेंड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसमें दो थ्योरी पढ़ने के लिए दिया हुआ है, रिलेवेंस थ्योरी एंड इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी में बाल्टन मॉडल को देखेंगे और गॉर्डन मॉडल को देखेंगे, ठीक है। एंड इररिलेवेंस थ्योरी में मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस, इन तीनों थ्योरी को देखने वाले हैं। वाल्टन मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉडल वाल्टन मॉडल। वाल्टन मॉडल का एजम्पशन देख लेते हैं। इसका टोटल 7 एजम्पशन है। फर्स्ट एजम्पशन बोलता है कि जितने भी फाइनेंसिंग होगा सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग होगा। क्या बोला? कि ऑल फाइनेंसिंग आर ओनली रिटेन अर्निंग। एंड सेकंड बोलता है कि ईपीएस हो या डीपीएस हो या आरओआर हो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, सभी के सभी कांस्टेंट रहेगा। बाल्टन मॉडल क्या बोला? अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी के सभी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड सिक्स्थ एजम्पशन बोल रहा है कि फॉर्म का जो लाइफ होगा परपेचुअल रहेगा। परपेचुअल मीन्स इनफाइनाइट, इनडिफिनिट लाइफ रहेगा, फिनाइट नहीं। क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें लिखा रहेगा फिनाइट लाइफ, तो वो एजम्पशन नहीं है। माइनर बात को ध्यान में रखना है। तो फिनाइट लाइफ नहीं होता, इनफाइनाइट लाइफ, इनडिफिनिट लाइफ, परपेचुअल लाइफ, सतत चलता रहेगा। फिनाइट मतलब क्या होता है? सीमित लाइफ। एंड लास्ट एग्जेंशन बोलता है कि जो भी है, जितने भी अर्निंग हुआ है सभी के सभी अर्निंग या तो रिटेन कर लेगा, इन्वेस्ट कर सकता है, या तो सभी के सभी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा शेयर होल्डर के बीच, ठीक है। तो ये 7 एग्जेम्पशन है वाल्टन मॉडल का। फिर से एक बार देख लीजिए। सभी के सभी फाइनेंसिंग सिर्फ रिटेन अर्निंग होनी चाहिए, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी के सभी कांस्टेंट रहेगा। फर्म का लाइफ परपेचुअल रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, इंडिफिनिट रहेगा। एंड जितने भी अर्निंग होगा उसको रिटेन कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये था वाल्टन मॉडल का एजम्पशन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, जुलाई 2016 में पूछा गया था। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग प्रेजेंट द एजम्पशन ऑफ वाल्टर डिविडेंड मॉडल? ए, अ कंपनी हैज वेरी लॉन्ग और परपेचुअल लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑल द अर्निंग आर आइदर री इन्वेस्टेड इंटरनली और डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही। देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द कंपनी। एंड डी बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी कांस्टेंट। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, डीपीएस, ईपीएस सभी कांस्टेंट रहता है। तो ए, बी और सी तीनों, ए, बी और डी तीनों सही है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो ऐसा कोई दावा नहीं करता है बाल्टन मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड डी। ए, बी, डी ऑप्शन थर्ड में करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज नॉट इंक्लूड इन द जेम्स इफ वाल्टर वैल्यूएशन मॉडल? इसमें कहा है कि कौन सा एजम्पशन नहीं है।
ऑल द फाइनेंसिंग बाय रिटेन अर्निंग ओनली, जी हाँ ये सही है। नो चेंज इन द के वेरिएबल सच एज ईपीएस एंड डीपीएस, जी हाँ ये भी सही है। देखिए ईपीएस, डीपीएस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न सभी के सभी फिक्स होता है, लेकिन द फर्म है फिनाइट लाइफ, जी नहीं। फर्म का लाइफ इनफाइनाइट है, फिनाइट नहीं, ध्यान रहे फिनाइट नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। ऑल द अर्निंग्स, जो भी अर्निंग है आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिविडेंड के तौर पर, या फिर इन्वेस्ट कर सकता है इंटरनली, ठीक है। तो ए बी डी ये सभी के सभी करेक्ट था, ऑप्शन सी इनकरेक्ट था, फिनाइट लाइफ नहीं है। चलिए देखिए माइनर घुमाकर क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज नोट कवर्ड, कौन सा एजम्पशन कवर नहीं है अंडर वाटर मॉडल के अनुसार डिविडेंड पॉलिसी। ऑल द फाइनेंसिंग डन थ्रू द रिटेन अर्निंग, जी हाँ बिल्कुल सही है। फर्म बिजनेस रिस्क डर नो चेंज इन ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जी हाँ ये भी सही है। अगर कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फर्म का रिस्क चेंज नहीं होगा, ठीक है। द कंपनी हैज इनफाइनाइट लाइफ, यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट लाइफ कर रहा है, फिनाइट नहीं, तो ये भी एजम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा प्रीवियस में, यहाँ फिनाइट लाइफ दिया था और जरा सुन घुमा दिया, इनफाइनाइट लाइफ यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये भी एजम्पशन है, सही है। द की वेरिएबल लाइक ईपीएस डीपीएस कीप ऑन चेंजिंग, क्या ईपीएस डीपीएस चेंज होता है? क्या ना समझे की बात है, नहीं चेंज होता है। अभी तो आपने पढ़ा कि ईपीएस डीपीएस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इस सभी के सभी चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोट कवर, कौन सा कवर नहीं है, ऑप्शन डी कवर नहीं है। ईपीएस डीपीएस ये सभी भैया चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर क्या दे रहा है, चेंज होता है, तो गलत है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्शन ऑफ अर्निंग विच डिस्ट्रीब्यूट एमंग शेयर होल्डर ऑफ द फॉलोइंग डिविडेंड इज कॉल्ड, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर के बीच, उस रेशियो को क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं, प्रोप्राइटरी रेशियो एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड है, ये बैलेंस शीट का रेशियो है, ठीक है। अर्निंग यील्ड रेशियो नहीं, पे आउट रेशियो इसका करेक्ट हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। रिटेंशन रेशियो नहीं, रिटेंशन रेशियो क्या होता है, जो कि कंपनी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रिटेन कर लेता है, उतना प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं बांटता है, उसको रिटेंशन रेशियो कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। वाल्टन मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वाल्टन मॉडल में, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, ईपीएस का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला है प्राइस कैलकुलेट करने का, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। अगर आरओआई नहीं देगा तो आईआरआर दे रखेगा, दोनों में से एक जरूर देगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न से, अगर रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखेगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं देगा तो मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखेगा, ठीक है। और इसका होल डिवाइड कर देंगे यही चीज़ से, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। इतना तो पता चल गया। देखिए डीपीएस जो होता है, अगर डीपीएस क्वेश्चन में नहीं देगा तो भैया ईपीएस तो देगा, ईपीएस देगा और रिटेंशन रेशियो दे देगा, तो रिटेंशन रेशियो इनटू ईपीएस मल्टीप्लाई कर देंगे, डीपीएस निकल आएगा, ठीक है। चलिए जी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 अक्टूबर 2020 को पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर रवि कारपोरेशन का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ईपीएस बता रखा है 4 रुपया, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर बाय शेयर होल्डर 15% दे रखा है, आरओआई कितना दे रखा है, आरओआई 18% एंड आरओआर 15%, ठीक है। विच प्राइस
यानी कि कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर डिविडेंड मॉडल, और पे आउट रेशियो 40% दे रखा है। तो सबसे पहले डीपीएस निकाल लीजिए। देखिए डीपीएस नहीं दिया है तो ईपीएस मल्टीप्लाई कर देंगे पे आउट रेशियो 40% से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया डीपीएस 1.4 रुपया, 1.6 रुपये, 1 रुपया 60 पैसा, डीपीएस 1.6 आ गया। तो डीपीएस प्लस ईपीएस 4 रुपया माइनस डीपीएस 1.6 रुपया, मल्टीप्लाई कर देंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% से और डिवाइड कर देंगे 15% रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, होल डिवाइड करेंगे रेट ऑफ रिटर्न 15% से। इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए इतना भी मैं बताऊं कैलकुलेट करने, सबसे पहले क्या करना है 4 रुपया में से 1.6 रुपया लेस कर देना है और जो भी आ जाएगा 2.4 को मल्टीप्लाई करना है 18% से। ठीक है, और डिवाइड कर देना है 15% से। ठीक है, जितना भी आ जाएगा ये आ जाएगा 2.88। ठीक है, 2.88 प्लस 1.6 ये जोड़ दीजिए, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देना है 15% से, तो आपका निकल आएगा 29.87 रुपया, 29.87 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइस पर शेयर कितना निकल जाएगा 29.87, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी हैज ईपीएस 15 रुपया परसेंट नहीं, ईपीएस कितना दे रखा है 15 रुपया। मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट अप्लीकेबल टू द कंपनी 12.5%। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, देखिए प्रीवियस में दे रखा था रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया तो दे रखा है क्या मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है जी, रिटेन अर्निंग कैन बी री इन्वेस्टेड IRR 10%। अब यहाँ पर दे रखा है IRR, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, क्या दिया है IRR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ROI दे रखे या फिर IRR, हमें तो इनसे निकालने का मतलब है। द कंपनी इज पेइंग आउट 5% डिविडेंड, यहाँ पर डीपीएस भी दे रखा है। देखिए डिविडेंड कितना पे कर रहा है कंपनी 5 रुपया, तो डीपीएस 5 रुपया हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट कीजिए वाल्टर मॉडल के अनुसार, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डीपीएस 5 रुपया डीपीएस प्लस ईपीएस 15 रुपया, ये देखिए 15 रुपया ईपीएस माइनस डीपीएस ये 5 रुपया इंटू IRR 10% ये हो गया, डिवाइडेड बाय मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट 12.5%, इसका होल डिवाइड कर देंगे मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट 12.5%। इतना कैलकुलेट कीजिएगा 8 रुपया आ जाएगा, 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो ये 8 रुपया आ जाएगा, तो 8 5 13 और डिवाइडेड बाय 12.5% 104 रुपया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 104 रुपया। होप सो आपको समझ में आ रहा है, एकदम इजी फॉर्मूला है, बुक के फॉर्मूला में आप उलझ जाओगे, इसलिए इस फॉर्मूला को याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेट करके निकाल देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एजम्पशन की ओर चलते हैं, गॉर्डन मॉडल एजम्पशन। गॉर्डन मॉडल एजम्पशन क्या कहता है, गॉर्डन मॉडल एजम्पशन कहता है कि भैया जो आपने वाल्टर मॉडल वाला एजम्पशन पढ़े हैं ना, हाँ, तो वो 6 पॉइंट जो दे रखा था वो 6 के 6 सेम मैं भी बता रहा हूँ। गॉर्डन क्या बोला कि वाल्टर वाला जो 6 पॉइंट आपने पढ़ा वो 6 पॉइंट से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा जोड़ता हूँ। तो देखिए 6 पॉइंट कौन था वाल्टर वाला कि ऑल फाइनेंसिंग ओनली रिटेन अर्निंग, ठीक है जी, और ईपीएस डीपीएस ROR कॉस्ट ऑफ कैपिटल अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी के सभी कांस्टेंट रहेगा। एंड छठा जो एजम्पशन था वाल्टर का कि फर्म का लाइफ परपेचुअल रहेगा, इनफाइनाइट एंड इंडिफिनिट रहेगा, फिनाइट नहीं रहेगा। तो ये 6 तो आपने पढ़ लिया है। सातवां यह बोला, इस सातवां गॉर्डन बोला सातवां कि ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट रहेगा।
गॉर्डन क्या बोला कि ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट रहेगा, ध्यान में रखें। एंड 8वां एजम्पशन बोला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। तो इसमें 2 एजम्पशन और जोड़ देना है, क्या क्या, कांस्टेंट ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। ठीक है जी, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका मात्र एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में मुझे मिला, हो सकता है और भी क्वेश्चन रहे, मैं उतना ढूंढ नहीं पाया हूँ। ठीक है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल बाय डेवलप बाय, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल जो डेवलप किया है कौन, गॉर्डन, म्योर जे गॉर्डन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट। अब देखिए गॉर्डन मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो गॉर्डन मॉडल में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि भैया इक्विटी का वैल्यू करो, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी का वैल्यू निकाल लीजिए एज पर गॉर्डन मॉडल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अनुसार जो बनाता है बुक का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में आप नहीं जाओ, मैं जो बता रहा हूँ इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर डीपीएस, डीपीएस आपने पढ़ा है, डीपीएस अगर नहीं दे रखेगा तो किस तरीके से निकालेंगे, ईपीएस माइनस ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो, ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो। और पे आउट रेशियो नहीं देगा तो क्या समझेंगे, जो रिटेन किया हुआ है रिटेंशन रेशियो और 100% में रिटेंशन रेशियो आप लेस कर दीजिएगा। मतलब कि जो रिटेंशन रेशियो मतलब क्या हुआ कि इतना डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो 100 में उतना रिटेंशन रेशियो को लेस कर दीजिएगा, जो आ जाएगा उसको कहेंगे पे आउट रेशियो। ठीक है, पे आउट रेशियो। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो डीपीएस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, अगर रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देगा तो मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट, ये सभी तीनों में से कोई एक तो देगा ही। इसमें लेस कर देंगे ग्रोथ रेट, और अगर ग्रोथ रेट क्वेश्चन में नहीं देगा, मिसिंग रहेगा, तो ग्रोथ रेट निकाल लेंगे, आईआरआर से मल्टीप्लाई कर देंगे रिटेंशन रेशियो में, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देंगे रिटेंशन रेशियो में, ग्रोथ रेट निकल आएगा। फिर से देख लीजिए वैल्यू ऑफ इक्विटी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10%, EPS 10 एंड IRR 8%, द रिटेंशन रेशियो 60%। देखिए यहाँ रिटेंशन रेशियो दे रखा है 60%, तो पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, पे आउट रेशियो हो जाएगा 40%, समझे ना, 40% पे आउट रेशियो हो जाएगा। वैल्यू करना है इक्विटी का गॉर्डन मॉडल के अनुसार। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, डीपीएस बटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। डीपीएस कितना है, डिविडेंड पर शेयर नहीं दे रखा है, तो ईपीएस इंटू डीपीएस का रेट 10 रुपया इंटू 40% कितना हो जाएगा 4 रुपया। ठीक है, डीपीएस हो गया 4 रुपया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10%, डिवाइडेड बाय 10% माइनस ग्रोथ रेट नहीं दिया है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था कि IR को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रिटेंशन रेशियो से, तो 60% इंटू 8% कितना निकल जाएगा 4.8। तो 4 रुपया डिवाइडेड बाय 10% माइनस 4.8%, तो कितना हो गया 4 रुपया डिवाइडेड बाय, इसमें लेस कीजिए 5.2%, एक कैलकुलेट कीजिएगा 77 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, गॉर्डन मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा ही गया था। द ईपीएस ऑफ कंपनी 15 रुपया, ईपीएस दे रखा है, द मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट अप्लीकेबल टू द कंपनी 12% मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा है, द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू द ग्रोथ 10% एनुअली, ग्रोथ कितना दे रखा है 10%, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। द कंपनी रिटेन 70%,
एंड कैलकुलेट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ रिटेंशन रेशियो 70% दे रखा है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यहाँ पर EPS 15 रुपया है, 15 रुपया इंटू 30% कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 4.5 आ जाएगा DPS। तो DPS 4.5 डिवाइडेड बाय मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट 12%, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, ग्रोथ 10%, ठीक है। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12% माइनस 10%, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2% आ जाएगा 225 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा, 225 रुपया। कितना आसान फॉर्मूला है, इससे आसान कुछ भी नहीं। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस के बारे में। तो मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस का एजम्पशन देख लेते हैं, क्या क्या एजम्पशन है। तो एक बड़ा सा नो क्या कहता है कि नो टैक्स नहीं होता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ टैक्स। परंतु बाद में क्या बोला मिलर एंड मोदिगिलियानी कि भैया वो गलती हो गया था, भूल हो गया था, माफ़ कर दो हमको। वो बोल दिए थे कि टैक्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, फिर बाद में ये बात को रिवर्स कर दिया, कहा कि नहीं टैक्स भी हो सकता है। तो दोनों थ्योरी दिया कि सबसे पहले बोला कि नो टैक्स एंड बाद में बोला कि टैक्स होता है, टैक्स को कंसीडर करेंगे। एंड नेक्स्ट बोला कि नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड नो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस में कि टैक्स नहीं होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगा एंड नो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट। एंड फिफ्थ एजम्पशन बोलता है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो मार्केट रहेगा परफेक्ट रहेगा। परफेक्ट का मतलब क्या है, आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो, इकोनॉमिक्स में परफेक्ट मार्केट किसको कहते हैं, भैया कोई आए जाए सेल करके कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मर्जी जितना भी सेलर है आओ बेचो जाओ, आओ बेचो जाओ, यानी फ्री बाय एंड सेल सिक्योरिटी को कर सकते हैं कैपिटल मार्केट में। परफेक्ट कैपिटल मार्केट में फ्रीली सिक्योरिटी को बाय सेल किया जा सकता है। और जो ये मोदिगिलियानी मिलर अप्रोच है, हाइपोथेसिस है, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात करता है। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आएगा मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस से रिलेटेड, तो वहाँ पर आर्बिट्रेज जैसे देखो अप्रोच को क्लिक करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट एजम्पशन बोलता है कि कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंड नेक्स्ट एजम्पशन 7, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। देखिए मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस कहता है डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं बोला है, ना ही बाल्टर बोला है ना ही गॉर्डन बोला है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में कि वाल्टर डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% क्या बोला है, तो क्या करना है, नहीं, वो गलत है। कौन बोला है, मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस बोला है डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना, 100%, मीन्स डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट। इसका मतलब है कि मोदिगिलियानी एंड हाइपोथेसिस बोलता है कि डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं, 100% बांट दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड नेक्स्ट एजम्पशन बोलता है कि ओनली 2 सोर्स, सिर्फ फर्म में 2 ही सोर्स होता है, एक डेट दूसरा इक्विटी। और जैसा कि आपको पता है डेट कम रिस्क होता है इक्विटी की तुलना में, इक्विटी ज़्यादा रिस्क होता है। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन उलट कर पूछा जाता है कि डेट इज मोर रिस्केबल रेदर देन इक्विटी, जी नहीं, डेट लेस रिस्की है, किसके तुलना में, इक्विटी की तुलना में। इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की है, इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की है, इक्विटी मोर रिस्की है, इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की है। इसको याद करो, रट्टा मार लो, ठीक है। एंड लास्ट एजम्पशन बोलता है इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, मीन्स होमोजीनियस रिस्क होता है। तो मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस क्या बोला कि टैक्स की बातें मत करो, बाद में कहा नहीं भैया हमसे गलती हो गया भैया माफ़ कर दो भैया, टैक्स की बात अब करेंगे भैया, ठीक है। एंड नेक्स्ट बोला कि फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं करो, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात नहीं करो, अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट
नो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट। एंड बोला कि मार्केट जो रहेगा परफेक्ट रहेगा, कोई भी आ जाए सेल करके जाए कोई दिक्कत नहीं, फ्री है। एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रहेगा, मीन्स डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है, बांट दो भैया कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ दो ही सोर्स होता है फर्म में, सिर्फ दो सोर्स, एक को डेट, दूसरा इक्विटी। डेट कम रिस्की है, इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की है। एंड लास्ट बोला कि इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस मीन्स होमोजीनियस रिस्क होता है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलर एंड हाइपोथेसिस से डिविडेंड इज रिलेवेंट, डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी हु एमंग द फॉलोइंग। इट सिंपल सी बात कर रहा है कि इररिलेवेंस थ्योरी किसने बोला, तो इररिलेवेंस थ्योरी मोदिगिलियानी एंड मिलर ने बोला, मोदिगिलियानी एंड मिलर। रिलेवेंस थ्योरी किसने बोला, वाल्टर एंड गॉर्डन। ठीक है, तो यहाँ नोट रिलेवेंस का मतलब क्या हुआ, इररिलेवेंस थ्योरी। तो इररिलेवेंस थ्योरी ऑप्शन सी मोदिगिलियानी एंड मिलर अप्रोच हाइपोथेसिस बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अमंग द एजम्पशन ऑफ मोदिगिलियानी मिलर मॉडल। मोदिगिलियानी मिलर मॉडल का कौन सा एजम्पशन नहीं है, चलिए पकड़िए। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जी हाँ है। इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, जी हाँ है। एब्सेंस ऑफ टैक्स, टैक्स नहीं होगा, जी है। इसको आप कुछ नहीं बोले तो मान के चलना है एजम्पशन कि मोदिगिलियानी कहता है कि टैक्स नहीं होगा। एंड सी बोला यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक गलत है। तो गलत पूछ रहा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अप्रोच क्या बोला, 100% डिविडेंड बांट दो, सिंपल सी बात है। चलिए फटाफट 5 मिनट में 3 एजम्पशन को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी में 2 तरह के थ्योरी पढ़ने के लिए दिया गया है, रिलेवेंस थ्योरी एंड इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी के अंतर्गत वाटर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल आता है, एंड इररिलेवेंस थ्योरी में अप्रोच। तो इन तीनों का एजम्पशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं वाटर मॉडल का एजम्पशन। देखिए इसका टोटल 7 एजम्पशन है। फर्स्ट एजम्पशन बोलता है कि जितने भी फाइनेंस होगा सभी फाइनेंस रिटर्न अर्निंग होगा, सभी ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा। फिर से सभी फाइनेंस रिटर्न अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी के सभी कांस्टेंट रहेगा। एंड 6 बोलता है कि फर्म का लाइफ रहेगा परपेचुअल, इनफाइनाइट, इनडिफिनिट, मीन्स फिनाइट नहीं और डिफिनिट नहीं, ध्यान में रखना है। एंड लास्ट एजम्पशन बोलता है कि अर्निंग होगा या तो रिटेन और इन्वेस्ट कर सकता है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा शेयर होल्डर के बीच। तो 7 एजम्पशन बोला वाल्टर मॉडल ने। अब चलिए नेक्स्ट एजम्पशन पर चलते हैं, गॉर्डन मॉडल एजम्पशन। गॉर्डन मॉडल एजम्पशन कहता है कि सभी के सभी 6 एजम्पशन जो आपने पढ़ा है वाल्टर मॉडल में, वो 6 एजम्पशन सेम रहेगा। 6 एजम्पशन देखिए यहाँ तक, लाइफ तक, फर्म का लाइफ तक तो सेम रहेगा, और 2 एजम्पशन और एडिशनल जोड़ा है। तो गॉर्डन मॉडल के अनुसार सभी फाइनेंसिंग रिटर्न अर्निंग होगा, कांस्टेंट ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी के सभी कांस्टेंट रहेगा। फर्म का लाइफ परपेचुअल चलेगा, इनडिफिनिट, इनफाइनाइट, फिनाइट नहीं, डिफिनिट नहीं, ठीक है। एंड 7 एजम्पशन बोला कि ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट रहेगा। तो गॉर्डन मॉडल के अनुसार कांस्टेंट क्या क्या है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ रेट सभी के सभी कांस्टेंट है, ठीक है। एंड फर्म का लाइफ फिनाइट नहीं, इनफाइनाइट। एंड लास्ट बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रहेगा ग्रोथ रेट से ज़्यादा रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो यहाँ तक 2 एजम्पशन आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट एजम्पशन की ओर चलते हैं, मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस। इसमें कहता है कि ना ही टैक्स रहेगा, टैक्स नहीं, नो टैक्स मीन्स एब्सेंस ऑफ टैक्स। परंतु बाद में मन घूम गया, मिलर एंड मोदिगिलियानी का बाद में चेंज कर गया माइंड कि नहीं टैक्स भी रहता है, तो बाद में रिमूव कर लिया गया इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि मिलर एंड मोदिगिलियानी दोनों बात कहा, विद टैक्स और विदाउट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन बोलता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं रहेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहेगा, नो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट। तो बड़ा सा नो डालो, नो टैक्स,
नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट। एंड फिर बोलता है कि जो मार्केट रहेगा वो परफेक्ट मार्केट रहेगा। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में 7 तरह के मार्केट होता है। तो परफेक्ट मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, नो रिस्ट्रिक्शन, बाय सेल करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फ्री बाय सेल हो रहा है। उसी तरह परफेक्ट कैपिटल मार्केट में कैपिटल सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी का सेल परचेज होता है। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया कि सिक्योरिटी का फ्री बाय एंड सेल होगा, ठीक है। और जो मिलर एंड मोदिग्लियानी अप्रोच है, हाइपोथेसिस है, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात करता है। 6 एजम्पशन कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कांस्टेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड 7 एजम्पशन बोलता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, मीन्स डिविडेंड आप बांट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिविडेंड बांट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ये बात डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, MM अप्रोच बोलता है, MM हाइपोथेसिस बोलता है। इसके अलावा वाल्टन मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल ये नहीं बात करता है डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% की। ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा क्या है एग्जाम में कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% क्या गॉर्डन मॉडल का सपोर्ट है, तो क्या करना है, नहीं, गॉर्डन मॉडल ऐसा नहीं बोला है। बोला है किसने, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, मिलर एंड मोदिग्लियानी हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट एजम्पशन बोलता है कि सिर्फ 2 सोर्स रहेगा फॉर्म में कितना सोर्स रहेगा, सिर्फ 2, एक डेट, दूसरा इक्विटी। और आपको पता होना चाहिए डेट कम रिस्क है, इक्विटी ज़्यादा रिस्क है, इक्विटी मोर रिस्केबल, ठीक है। एंड लास्ट हाइपोथेसिस बोलता है कि इक्विवेलेंट रिस्क क्लास मीन्स होमोजीनियस रिस्क। तो ये 5 मिनट में मैं 3 हाइपोथेसिस को कंप्लीट कर दिया हूँ। होप सो ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर न्यू चैनल पर न्यू है तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।